नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। आज यूनिट 7 के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये क्लास प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। आज की क्लास में टोटल 47 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ये यूपीएचएससी 2026 के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। रीड, हेल्प, आंसर, ग्रीट, रिसाइट are the illustrative verbs of dash level of affective domain। तो किस तरीके की डोमेन के ये मतलब अफेक्टिव डोमेन में कौन से स्टेप पे आते हैं ये वर्ब्स अगर हम यूज कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आपको रीड करो, हेल्प करो, आंसर, ग्रीट, रिसाइट, ये वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइज करवाने को बोल रहे हैं हम, रिसीव कर रहे हैं कोई चीज या रिस्पॉन्ड करने को बोल रहे हैं या वैल्यू कर रहे हैं, तो ये किस में जाएंगे जी? रिस्पॉन्डिंग में चले जाएंगे। ओके, देन है द यूज ऑफ ई पोर्टफोलियोज इन एजुकेशनल असेसमेंट प्राइमरीली सपोर्ट। तो यूज जो है अगर आप ई पोर्टफोलियोज यूज कर रहे हो तो वो किस चीज को सपोर्ट करेंगे? कॉन्टिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लर्नर प्रोग्रेस एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, एलिमिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या नॉर्म रेफरेंस रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। सो ओनली वाला गलत हो गया पहली बात। रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, रिप्लेस नहीं करोगे आप फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को। एलिमिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट, एलिमिनेट भी नहीं करोगे क्वालिटेटिव असेसमेंट मेथड्स को। ठीक है, तो आपका आंसर ऑब्वियसली क्या हो गया? फर्स्ट वाला ज्यादा बेटर आंसर हो गया कि कॉन्टिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिल रही है। समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग अ लेसन, मॉडिफाइंग टीचिंग टेक्निक्स। सो समेटिव पूछा है तो ड्यूरिंग द लेसन तो नहीं होगा, टीचिंग टेक्निक मॉडिफाई करने से भी नहीं होगा क्योंकि ये भी ड्यूरिंग द लेक्चर हो सकती है या ड्यूरिंग द सेशन हो सकती हैं। असेसिंग, असाइनिंग अ ग्रेड टू लर्नर्स अचीवमेंट एंड प्रमोशन या डायग्नोसिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी। सो आप स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी डायग्नोस करते हो फिर रेमेडियल क्लास, तो वो तो समेटिव में नहीं होगा। जब आप ग्रेड देते हो, वैल्यू जजमेंट करते हो, वो आपका किस में आएगा? समेटिव असेसमेंट में आ जाएगा जी। What is the major consideration in the validation of an assessment instrument? Avoiding comparison with other measures of performance, avoiding factors affecting performance, और है comparing the assessment task with the specifications describing the domain being measured, studying only the positive intended effects। सो मेजर कंसिडरेशन पूछा है असेसमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का। आप कंपेयर अवॉइड करते हो, आप फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस को उनको अवॉइड कर रहे हो, या आप कंपेयर कर रहे हो असेसमेंट टास्क को विद द स्पेसिफिकेशंस, या फिर आप सिर्फ पॉजिटिव इंटेंडेड इफेक्ट्स को ही स्टडी कर रहे हो। तो आंसर आपका सी हो जाएगा जी, क्योंकि ये आप फैक्टर्स जो अवॉइड कर रहे हो वो चीज़ नहीं आएगी इसमें, ये चीज़ बेटर है। ठीक है, आप वैलिडेशन देख रहे हो ना असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का, तो वो असेसमेंट टास्क को विद स्पेसिफिकेशंस जो डिस्क्राइब की गई हैं उसके हिसाब से असेस कर पाए। ठीक है, नॉलेज इन नेचुरल साइंस इज प्राइमरीली वैलिडेटेड थ्रू, सो थ्रू नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशंस ऑफ वैल्यूज। नेचुरल साइंस में पूछा है इनएबिलिटी टू रिलेट द न्यू नॉलेज विद प्रायर नॉलेज, या अप्लाइंग प्रीवियसली लर्न मैथमेटिकल स्किल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, या फॉरगेटिंग द अर्लियर लर्नड कॉन्सेप्ट्स। तो ऑब्वियसली ये इनएबिलिटी वाला भी नहीं आएगा और दूसरा ये भूलने वाला भी नहीं आएगा। वैल्यूज नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशन दे रहे हो आप, वो भी नॉर्म्स वाला नहीं आएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ठीक है, Which of the following are recognized grading systems in educational evaluation? Recognized, so percentage grading, GPA, CGPA, mastery grading। So देखो ये हैं तो recognize सारे ही। अब अगर ये पूछता है कि कौन से ज्यादा यूज होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पे जाते हैं, बट recognize तो तीसरा भी है, तो 1, 2, 3 आपका आंसर होगा। Which statement best defines criteria referenced measurement in education? So evaluation is used to rank learners within a group। रैंक करना है, क्राइटेरिया रेफरेंस में आप रैंकिंग नहीं कर रहे हो क्योंकि वो नॉर्म रेफरेंस में आएगी। परफॉर्मेंस इज जज्ड अगेंस्ट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स विदाउट पीयर कंपैरिजन, आप क्राइटेरिया में कंपेयर नहीं करते हो किसी और से। परफॉर्मेंस इज इंटरप्रेटेड रिलेटिव टू नॉर्मेटिव ग्रुप, रिलेटिव नहीं होंगी चीजें। स्कोर्स आर फिटेड टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन होता ही नहीं है। सो क्राइटेरिया रेफरेंस में कोई कंपैरिजन नहीं होता, खुद का खुद के साथ हो सकता है। ठीक है, वो जरूर हो सकता है। Which evaluation method involves purposeful controlled interaction to obtain
इन डेप्थ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल। सो ये आपका ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर या फिर आपका सोशियोमेट्री। क्वालिटेटिव मेथड पूछा है तो क्वेश्चनियर तो नहीं आएगा। सोशियोमेट्री हम रिलेशनशिप जानने के लिए करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आप जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो बहुत ज्यादा पर्पसफुल चीजें नहीं होती, इन डेप्थ डाटा सही कलेक्ट नहीं कर पाते, तो इंटरव्यू ही बचता है। Which one of the following best distinguishes reflective thinking from routine thinking in educational context? So अलग करता है reflective thinking और routine thinking को. Okay, reflective thinking is characterized by deliberate, goal-directed analysis and evaluation of alternatives. जबकि routine thinking जो है वो rely करती है habitual और automatic responses पे. लग तो ठीक है? Reflective thinking involve करती है repetition of learned responses. आप रिपीट नहीं करते हो, रिपीट आप हैबिट वाले में करोगे, जबकि रूटीन थिंकिंग रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ न्यू सिचुएशन। ये उल्टा दे दिया इन्होंने रूटीन और रिफ्लेक्टिव का। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक्सक्लूड करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जबकि रूटीन थिंकिंग एम्फेसाइज करती है हायर ऑर्डर रीजनिंग पे। नहीं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अकर्स ओनली इन एडवांस लर्नर्स, जबकि रूटीन थिंकिंग लिमिटेड टू अर्ली चाइल्डहुड। ये भी गलत है जी। सो रूटीन थिंकिंग जो हैबिचुअल या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो आपके आ रहे हैं, सोच रहे हो, आप बोल रहे हो, और रिफ्लेक्टिव में आप थोड़ा सा डेलिबरेटली रुक के सोच रहे हो, ये ऑप्शन आएगा। टेस्ट एंड असेसमेंट्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, प्रीशियस, इनएक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। सो एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव तो नहीं होते हैं जब आप टेस्ट और असेसमेंट करते हो, सो ये यूजुअली इनएक्सपेंसिव होते हैं। ओके, द मेन पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट इज ग्रेड देना, ग्रेडिंग देना और इम्प्रूव करना इंस्ट्रक्शंस को, ग्रेडिंग देना, सर्टिफिकेशन देना स्टूडेंट के अचीवमेंट को, ग्रेडिंग या रेमेडियल टीचिंग। तो ऑब्वियसली ग्रेडिंग में तो सब में ही दे दिया, बट सर्टिफिकेट भी तो देते हो, सर्टिफाई करते हो आप बच्चे को, पास हुआ कि फेल हुआ। डैश टेस्ट आइटम्स आर जनरली मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल इन मेजरिंग फैक्चुअल नॉलेज। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स, ऐसे टेस्ट आइटम्स परफॉर्मेंस या प्रोजेक्टिव। सो ये फैक्चुअल नॉलेज की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे जाओगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टूवर्ड्स, तो करिकुलम इंप्रूव के लिए होता है, इंस्ट्रक्शन इंप्रूव के लिए, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन दोनों को इंप्रूव करते हो, या लर्नर की लर्निंग। तो देखो लर्निंग तो यहाँ भी आ ही गया, ठीक है, तो लर्निंग और इंस्ट्रक्शन दोनों आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेस पे इंप्रूव करते हो। इन नोम रेफरेंस टेस्ट व्हाट डज अ स्टूडेंट्स स्कोर प्राइमरीली इंडिकेट। सो नोम रेफरेंस में आप कंपेयर करते हो तो वो क्या शो करता है, द एक्सटेंट टू विच द स्टूडेंट हैज मास्टर्ड द प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। नहीं, ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में शो करता। लेवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस अचीव्ड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं हम, दूसरे इंसानों से कंपेयर कर रहे हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग रिक्वायरिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, या आप रिलेटिव स्कोर देख रहे हो एज कंपेयर टू अदर इन द ग्रुप। तो स्टूडेंट का रिलेटिव स्कोर इंडिकेट करता है, तो आंसर डी रहेगा। The following is an example of dash reasoning. राम मॉर्टल है, करीम मॉर्टल है, दलजीत मॉर्टल है, एडवर्ड मॉर्टल है, इसलिए हम बोल रहे हैं सभी के सभी मेन जो हैं वो मॉर्टल हैं। सो ये स्पेसिफिक टू जनरल हम गए हैं, अगर हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते तो डिडक्टिव होता, और अब हम गए हैं चूंकि स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये आपका इंडक्टिव हो जाएगा जी, बी ऑप्शन। Which one of the following of convert methods of converting marks into grades आएगा, guards नहीं grades, ensures that grade boundaries are determined based on the distribution of scores within a group. So absolute grading method, distribution of scores within a group, क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग मेथड, नोम रेफरेंस या क्राइटेरिया रेफरेंस। तो आंसर आपका नोम रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में कंपेयर करोगे आप तो विद इन अ ग्रुप आप जो है मार्क्स मेथड से कन्वर्ट कर रहे हो मार्क्स को ग्रेड्स में। ओके, एंड्रोगोजी क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग द अडल्ट्स टू लर्न, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। देखो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग तो पेडागोजी भी होती है, ह्यूटागोजी भी होती है, ठीक है, सो वो तो नहीं आएंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। ये अडल्ट स्पेसिफिक है, पेडागोजी चाइल्ड स्पेसिफिक है। आर्ट एंड साइंस ऑफ एनालाइजिंग द माइंडसेट ऑफ अडल्ट्स व्हाइल लर्निंग, ऐसा भी नहीं होता है। मेथड ऑफ डायलॉग विद अडल्ट्स, ये भी नहीं है। सो एक ही बचता है कि जो आप फैसिलिटेट करते हो अडल्ट्स को, तो ये अडल्ट लर्निंग की बात करता है सीखने के लिए, तो आप अडल्ट को जो फैसिलिटेट करते हो वो आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट्स टू लर्न, ये एंड्रोगोजी आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलो यही है।
हु डेवलप द साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग। याद रखना भाई, साइकिल प्लान, देखो यहाँ ऑप्शन मॉरिसन का है तो हम मॉरिसन के साथ जाएंगे, अदरवाइज हर्बर्ट का भी आ सकता था यहाँ, या फिर आपका बिगी एंड हंट का भी आ सकता था, बट यूजुअली साइकिल प्लान को जो है यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से हम मॉरिसन से कनेक्ट करेंगे। किलपैट्रिक को हमने 4 जो स्टेप पढ़े थे, क्या बोलते हैं, रिएक्शन, ट्रांसफर, नॉलेज और वो वाले, सो वो चीजें हमने करिकुलम में पढ़ी थी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी है तो उसका साइक्लिक प्लान से लेना देना नहीं है, और जॉन डुई का भी नहीं है, आंसर आपका बी रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोगोजी वॉज ओरिजिनेटेड बाय हुम, किसने ओरिजिनेट किया एंड्रोगोजी का कॉन्सेप्ट? अलेक्जेंडर कैप, और पॉपुलराइज किया मेलकॉम नोल्स ने। ओके, क्रिटिकल पेडागोजी इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो एनकरेज करती है पैसिव लर्निंग को, पैसिव को तो नहीं, दैट एनकरेज वन टू बी क्रिटिकल टुवर्ड्स देयर रियलिटी, कि सोचो देखो चीजें क्या हो रही हैं। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन दैट मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स टू लर्न, नहीं, और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो एनकरेज करती है इंडिविजुअल्स टू लर्न, एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, एक ही बात है, बट नहीं, बी ऑप्शन सही है जी अपना, ठीक है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो एनकरेज करे क्रिटिकल सोचने पे, उसका आंसर ए है जी, अब आ गया, ठीक है। ओके, अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर द एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है नेट में। पहले आप टास्क को प्रेजेंट, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट करोगे जी, ठीक है, फिर आप टास्क को प्रेजेंट करोगे, फिर स्ट्रेंथन करोगे आप कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर टीचर जो है वो स्टूडेंट के आइडियाज को इम्प्लाई करेगा, तो आंसर सी रहेगा। ये फेजेस हैं 3, एडवांस ऑर्गेनाइजर एक्टिविटी को प्रेजेंट करना, लर्निंग टास्क को प्रेजेंट करना, और कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करना। ओके, तो ये तीनों फेजेस आपको पता होने चाहिए अच्छे से एडवांस ऑर्गेनाइजर के, ओसोबेल ने दिया है। मॉरिसन अप्रोच इज मोर यूजफुल फॉर विच टीचिंग सब्जेक्ट? मॉरिसन अप्रोच यूनिट अप्रोच पे फोकस करता है जी, कि आप यूनिट्स में हायरार्की में चीजें करा रहे हो, कनेक्ट करके करवा रहे हो, तो साइंस एंड मैथ्स तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से और कई मेथड से करवा देंगे, मोरल एजुकेशन भी हम नैतिकता सिखा देंगे चीजें दिखा के, उनके एग्जाम्पल्स दे के, ठीक है, लैंग्वेजेस भी हो जाएगा, बट हिस्ट्री जिसमें थोड़ा क्रोनोलॉजी की बात होती है, तो हिस्ट्री, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, ये जो है हैविली रिलाई करते हैं सिस्टमैटिक कॉन्टेक्स्ट पे, कि सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकल रिलेशनशिप की तरह चीजें चलें। ओके, विच अमेरिकन हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग? ब्लूम, रोजर, फ्रीमैन और ड्यूई। सो टीम टीचिंग जो है वो फ्रीमैन ने डेवलप किया है कॉन्सेप्ट। परसेप्शन कम्स अंडर विच फेज ऑफ टीचिंग? सो परसेप्शन, एक के अकॉर्डिंग तो परसेप्शन खुद ही एक फेज है, जिसमें प्रीसेज, परसेप्शन, प्रोसेस और प्रोडक्ट, 4P को ये स्टेजेस बता रहे हैं, बट अगर फिर भी परसेप्शन को आना ही है तो वो प्रोसेस वाली फेज में आएगा भाई, ठीक है। इसका ऑफिशियल आंसर नहीं आया है तो हो सकता है प्रीसेज में भी वो डाल दें, बट प्रोसेस ज्यादा बेटर आंसर है। ओके, सो प्रीसेज फेज में जब आप टीचर ऑब्जेक्टिव सेट करता है, प्लान सेट करता है टीचिंग मेथड का, प्रोसेस में इंटरैक्टिव स्टेज है, इसमें परसेप्शन, डायग्नोसिस और रिएक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, कंस्ट्रक्शनिस्ट, कोलैबोरेशन, इंटीग्रेटिव, रिफ्लेक्टिव, सेल्फ इवैल्यूएशन रिफ्लेक्टिव में होगा, कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करना आपका इंटीग्रेटिव में, जॉइंट वेंचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो कोलैबोरेशन, और क्रिटिकल थिंकिंग को एक्सेलरेट करेगा, ये आपका कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच होगा। ओके, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3। Who gave the concept of teaching strategy of brainstorming? NL Gay, Crowder, Wiener, Osborne. So obviously Osborne ने ये concept दिया है। Which teaching method was developed by Pestalozzi? Instruction method usually Keller plan से relate किया जाता है, उन्होंने personalized instructions की बात की थी, personalized systematic instruction थी शायद PSI, और आपका लेक्चर मेथड भी नहीं दिया इन्होंने, प्रैक्टिस या फ्रीक्वेंसी मेथड भी नहीं दिया, तो हम नन ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। ओके, पेस्टोलॉजी मेथड में चाइल्ड सेंट्रिक और एक्सपीरियंशियल अप्रोच जो है उस पर ज्यादा फोकस होता है। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जरूर याद रखना, नेट के पेपर में भी बार बार आता है, तो क्रिटिसाइजिंग जो है वो कौन सी स्टेज पे रखेंगे हम? 7th पे है, 6th पे, 4th पे है, या 5th पे है? सो आंसर आपका 7th हो जाएगा। Who propounded the basic teaching model? Robert Glaser, Franklin, Marshall, Duncan या none? So Glaser, Robert Glaser का मॉडल है सबसे बेसिक। Then which of the following strategies is not favorable to promote classroom interaction? Not favorable.
बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर लर्नर रैपो, ये तो ठीक है। अटेंडिंग टू लर्नर्स लिंग्विस्टिक लेवल, देन आप इम्प्लीमेंटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, क्लासरूम एंजाइटी को रिफाइन करना, ये तो गलत हो गया। ये कोई फेवरेबल तरीका नहीं है कि आप एंजाइटी को रिफाइन कर रहे हो और अच्छी एंजाइटी हो रही है बच्चे को, ऐसा थोड़ी होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल एनकल्चरेशन इज अ पर्सन। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक है अकल्चरेशन, एक है एनकल्चरेशन। सो ये वही है जो आप सीखते हैं, जो गिवन कल्चर है आपका। देखो, who can learn spontaneously about the culture, who can learn about deliberate training about the culture, who can function competently in several culture, or who can function competently in a given culture. So given culture आपका आंसर रहेगा, ये एनकल्चरेशन है। ये आपका अपना जो कल्चर है वो धीरे धीरे सीखते हो आप जन्म से लेके। ओके, जब आप दूसरे का कल्चर सीखते हो, मान लो आप कनाडा गए या किसी और देश चले गए, वहां रह रहे हो, वो कल्चर सीख रहे हो जो, वो अकल्चरेशन होगा। According to Paulo Freire, which concept refers to the process where learners critically reflect on their social conditions and work collectively to transform them. So ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? ये एलिनेशन की, कॉन्शियंसाइजेशन की, बैंकिंग एजुकेशन की, या इंडोक्ट्रिनेशन की। सो बैंकिंग एजुकेशन नहीं है जब आप कॉन्शियस हो, इंडोक्ट्रिनेशन भी नहीं है और एलिनेशन भी नहीं है। सो आंसर आपका बी हो जाएगा जी। ओके, accommodation, organization, assimilation, ignoring or equilibration. A child calls a skunk a kitty to fit into a known category. तो जो ऑलरेडी चीज थी आप उसमें ही फिट कर रहे हो उसको, तो ये क्या हो गया जी? assimilation हो गया, इकट्ठा कर रहे हो नॉलेज को। A child learns to coordinate looking and grasping on the object. A child modifies their concept of animals to include the sun. Modify कर रहे हो तो आप accommodate कर रहे हो, ठीक है। A person drinks juice from a box without squeezing it too hard. तो ये 3 और 1 से हो रहा है क्या सोल्व? 3 और हो तो रहा है, तो यानी ये आपका आ गया इक्विलिब्रेशन, कि कुछ नहीं छेड़ रहे हो आप। पर्सन इग्नोर्स अ फॉरेन कन्वर्सेशन, दे कांट अंडरस्टैंड, सो ये इग्नोरिंग आ गया। और ये जब बच्चा कोऑर्डिनेट कर रहा है चीजों को, तो ये ऑर्गेनाइजिंग आ गया। ओके, आंसर फर्स्ट आ गया। Which type of evaluation is used to monitor the learning process? मॉनिटर करने के लिए प्लेसमेंट इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक या फॉर्मेटिव। सो लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हो तो ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा। During which of the following is not related to affective domain in Bloom's taxonomy of behavioral objective? Receiving, valuing, responding, coordination. So ये coordination इसका स्टेप नहीं है। प्रोपाउंडर ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, देखो ये आया हुआ है कई बार, रॉबर्ट ग्लेसर इनका आंसर रहेगा। जॉयस और वेल ने तो क्या किया था? ग्रुपिंग की थी, 4 तरीके की मैं ग्रुपिंग कर दी थी कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, ये फैमिली मॉडल है, तो वो अलग अलग फैमिलीज बना दी थी उन्होंने, ठीक है। सो वो चीज आपको तब बिहेवियरल मॉडल है, तो ये मॉडल्स में इन्होंने डिवाइड किया था। माइकल श्रिवन वॉज एसोसिएटेड विद, तो माइकल श्रिवन ने फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन दिया था। ये क्वेश्चन 5th यूनिट में भी आ सकता था, बट ठीक है, इवेल्युएशन से रिलेटेड है तो फॉर्मेटिव समेटिव माइकल श्रिवन ने दिया है। श्रिवन ने गोल फ्री मॉडल भी दिया है। मैंने आपको 5th यूनिट में पूछा था कि गोल फ्री मॉडल, जहाँ कोई गोल नहीं होता, वो इवेल्युएशन का मॉडल कौन सा है, किसने दिया है? रॉबर्ट स्टेक का कॉन्टिजेंसी कॉन्ग्रुएंसी मॉडल हमने किया था। सो ये आपको पता हो बेसिक चीजें। A teacher is planning to organize remedial class for a group of learners who are lagging behind in the course. Which type of evaluation the teacher should undertake for selecting students for the remedial classes? तो remedial classes के लिए आप क्या करोगे? फॉर्मेटिव समेटिव तो नहीं होगा, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, आप डायग्नोस करोगे ना। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो जाएगा जी, और उसके बेसिस पे वो डायग्नोस करके क्या करेंगे? उनको रेमेडियल क्लासेस देंगे बच्चों को। In assessment, which of the following should be given priority? Specific nature of activities to be performed, norms following which the activities have to be regulated, or duration of time allowed for completion of portfolio, rubrics in terms of which portfolio will be judged. तो असेसमेंट में किसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए? रुब्रिक्स को। रुब्रिक्स में क्या रहेगा? स्पेसिफिक डोमेन का ब्लूप्रिंट है आपके पास, ओके कि तो स्पेसिफिक डोमेन के स्टैंडर्ड्स आपने बना दिए हैं, अब पोर्टफोलियो को उसके ऊपर जज करोगे आप। A standard of performance for a defined domain is termed as, देखो ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आपके यूपीजीडीसी में भी आया है,
ओके या पता नहीं मैंने यूपीजीडीसी वाले डाल दिया, चलो कोई बात नहीं। पोर्टफोलियो, ब्लूप्रिंट, रूब्रिक्स और प्रोजेक्ट, तो जब आप एक डिफाइंड स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड की बात करते हो तो वो रूब्रिक्स आएगा जी। ओके okay, which assessment type is not related to teaching learning process, achievement, continuous, clinical और remedial? So remedial teaching से related है, continuous, achievement ये भी है, clinical नहीं है। okay, on the basis of Landers interaction analysis categories FIAC in a 10 by 10 observation matrix in the cells which indicate a sustained level of verbal interchange. So इसको हम steady state ratio, teacher talk ratio, pupil talk ratio या content cross ratio, आंसर steady state, और ये भी नेट में आया हुआ है पहले। Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test? So किसको लेने की जरूरत नहीं है कंसिडरेशन में? टॉपिक, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन या टीचिंग टाइम? तो टीचिंग टाइम की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप ब्लूप्रिंट बनाते टाइम आपको टॉपिक भी पता हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप किस तरीके के क्वेश्चन देने वाले हो, वो सब पता हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स, फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव लर्निंग की बात हो रही है, तो असेसमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग, ठीक है ड्यूरिंग की तो होती है, और आफ्टर टीचिंग लर्निंग मतलब एंड नहीं हुआ है सेशन, ड्यूरिंग द क्लास ही हो रही है चीजें। सेल्फ असेसमेंट ये तो एज लर्निंग में आएगा, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल प्रोसीजर्स, और जो फीडबैक मिल रहा है फीडबैक स्टूडेंट्स के लिए और प्रोसेस ऑफ लर्निंग टीचिंग के लिए। क्या आंसर रहेगा? सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, बस 1 3 4 आ जाएगा। okay? Main objective of continuous and comprehensive evaluation is to help the teacher complete the course, नहीं to lay emphasis on thought process and de-emphasize the memorization, yes to satisfy the parents with children's progress, नहीं जिन parents ने नहीं satisfy होना उन्होंने नहीं होना, to help authorities monitor school functioning, नहीं, तो आंसर आपका B हो जाएगा जी। Which of the following is a benefit of peer assessment? It can assist in deepening the student's own perception. It helps narrowing the gap between one's imagined view of teaching and what actually occurs. It helps students towards understanding the observation process. It makes a student to more independent learner. So peer assessment जो आप एक दूसरे की कॉपियां चेक कर देते थे, टीचर बोलता था जब कि चलो अपनी कॉपीज एक्सचेंज कर लो और मैं जो बताऊं उस हिसाब से चेक करना है आपने, तो आंसर आपका ये फर्स्ट रहेगा जी। ये असिस्ट करेगा कि बच्चा खुद के मतलब परसीव कर पाए चीजों को कि कैसे चीजें हो रही है, क्या हो रहा है। okay, which involves factual account of events of students that have taken place in school, anecdotal specific factual account बोला इन्होंने, factual, observation schedule, anecdotal, cumulative और rubrics जो स्कूल में हुए हैं, फैक्चुअल अकाउंट में आपका एनेक्डोटल स्पेसिफिक अकाउंट्स ही आ जाएंगे। ओके, तो स्पेसिफिक इवेंट्स को या एक्सीडेंटल इवेंट्स के बाद चीजें रिकॉर्ड होती है। सो ये हो गई जी आपकी 7th यूनिट, 3 क्लासेस रह गई हैं प्रैक्टिस के लिए, आपके दिन भी कम होते जा रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।